नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 को ट्रेन रोकेंगे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी, 10 घायल, एक ने जहर निगला। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए हैं। करीब 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई। घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग में लिया गया। किसान नेता सरवण पंघेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही है सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी सुनाई। इस पर अनुराग ठाकुर बोले, आपने तो सिखों का गला काटा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। सदन की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। इसके बाद डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहती है। इस पर विवाद हुआ। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। राहुल गांधी की स्पीच हुई। ये करीब 25 मिनट बोले। राहुल सावरकर पर बोले, एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई। भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीरों से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। राहुल के बयान पर युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई है। इसके कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। कांग्रेस का पाप धुलेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए यह गौरव का पर्व है। बड़े पर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 साल की यह उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परास्त करते हुए संविधान हमें यहां तक ले आया है। इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ में देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार चुनाव जीतते ही महिलाओं को हर महीने देंगे 2500 रुपए। जी हां दोस्तों, चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि उनके सत्ता में आने पर इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर्स के लिए कोई घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने बिहार में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव के लिए बिल सोमवार को आएगा। 129वां संविधान संशोधन बिल होगा पेश। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाला बिल भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इसे सदन की कार्यवाही के लिए लिस्ट भी कर लिया गया है। इसके लिए 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त हो, इसके लिए कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन की सिफारिश की थी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजे जाने की भी संभावना है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या एक देश एक चुनाव वाला नियम सही है या गलत? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एमपी यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चंबा में नलों में पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा
माइनस में 0.4 डिग्री पहुंचा। रामलला ने ओढ़ी जयपुरी रजाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट है। इन राज्यों के कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से सीकर, माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 दिन से शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की भी संभावना है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या 3 डिग्री तापमान के साथ बीती रात सबसे ठंडी रही। सर्दी से बचाने के लिए राम मंदिर में रामलला को ऊनी कपड़े पहनाए गए, साथ ही जयपुरी रजाई ओढ़ाई जा रही है। वहीं दोस्तों, पंजाब के आदमपुर में माइनस में 0.4 डिग्री और हरियाणा में हिसार में 1.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 दिसंबर को दोनों राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत रहेगी, हालांकि तो 16 दिसंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को देश के कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। हाथरस घटना पर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सदन में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हाथरस दुष्कर्म केस को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी रही। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का दुष्कर्म हुआ था। अपराधी बाहर घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार कैद का जीवन जी रहा है। ये संविधान में कहां लिखा है? यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में अंबेडकर, गांधी, नेहरू के विचार हैं। उन विचारों का स्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि थे। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला, पहले दिन का खेल बारिश में धुला। आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। ऑस्ट्रेलिया 28 रन बिना नुकसान के। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया। शनिवार को ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश होती रही। दिन के आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं डाली जा सकी। बारिश शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे। नोथन मैकेस्विनी और उस्मान ख्वाजा नाबाद लौटे थे। द गाबा स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदुत्व का साथ देती है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के घटक दल सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर हैं। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कल बीजेपी के नकली हिंदुत्व, बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को उजागर किया। रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया। आज हम दादर मंदिर जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7.77 लाख हो गई है मौतें। यूपी सबसे आगे। गडकरी ने कहा था, दुनिया में सड़क हादसों में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। जी हां दोस्तों, देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु 84,000 मौत और महाराष्ट्र 66,000 मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 22 तक के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 की मौतें हुई थी, जो कि 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई है। इस पर दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों का सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी। अटेंडेंस, मार्क्स, स्टडी परमिट और वीजा जमा करने को कहा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भेजा ईमेल। जी हां दोस्तों, कनाडा में रहने वाले विदेशी छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कनाडा सरकार ने वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को ईमेल भेजकर कई तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है। इनमें वीजा, स्टडी परमिट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, मार्क्स और अटेंडेंस भी शामिल है। भारतीय छात्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ने विदेशी छात्रों को ईमेल भेजा है। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीजा 2 साल तक के लिए ही वैध है। कनाडा सरकार विदेशी स्टूडेंट्स के लिए नियम कड़े करते जा रही है। ऐसे में छात्रों के बीच बेचैनी का माहौल बना हुआ है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला 46 साल से बंद मंदिर। डीएम ने कहा 1000 साल है पुराना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी की जांच के लिए पुलिस टीम पहुंची तो उस वक्त हैरान रह गई जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद एक पुराना मंदिर मिल गया। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 500 से 1000 साल पुराना हो सकता है। संभल के डीएम ने भी अपने बयान में इस तरह का दावा किया। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर यह 4 दशकों से भी ज्यादा समय से बंद पुराना मंदिर मिला है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी मिली है। हालांकि उस वक्त डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे और उनके सामने ही मंदिर की सफाई कराई गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में हुए भर्ती, हालात स्थिर। 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी। मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वे आईसीयू में भर्ती है। दरअसल दोस्तों, अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। 97 साल के आडवाणी को करीब 2 दिन पहले अस्पताल लेकर आया गया था। उनके परिवार ने बताया कि उन्हें सर्दी खांसी की परेशानी हुई थी जो पोल्यूशन के चलते और बढ़ गई। फिलहाल उन्हें 48 घंटे के लिए न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में रखा गया है। कल के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए। महाभियोग प्रस्ताव पास, सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हुए। अब प्रधानमंत्री देश चलाएंगे। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक शोल के खिलाफ शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। अब प्रधानमंत्री होन डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस भी ले लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में फिर बढ़ा पकड़वा विवाह का चलन। बीपीएससी शिक्षक की शादी हुई तो पहुंच गया एसपी के पास। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 दशकों बाद पकड़वा विवाह एक बार फिर प्रचलन में आ गया है। 2024 में पकड़वा विवाह में सालों बाद बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में 3 दशक के बाद सबसे अधिक पकड़वा विवाह हुए हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले के सामने आया है, जहां बीपीएससी शिक्षक का पकड़वा विवाह करवा दिया गया। दरअसल कटिहार में पोस्टेड एक बीपीएससी शिक्षक को अपने गाँव के रिश्तेदार की लड़की से 4 साल तक रिलेशनशिप के बाद शादी करने से इनकार करना महंगा पड़ गया। लड़की पक्ष के आक्रोशित लोगों ने पकड़कर मंदिर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद लड़की को लेकर ससुराल पहुंचे तो लड़के वालों ने मारपीट की। शिक्षक मुस्फिल थाना क्षेत्र से रजोड़ा सिकंदरपुर निवासी सुधाकर राय का बेटा अवनीश कुमार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोना हुआ महंगा, चांदी में रही गिरावट। सोना 735 रुपए बढ़कर 76,922 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार को सोना 76,187 रुपए पर था, जो कि अब बढ़कर 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इन 7 दिनों में सोने की कीमत 735 रुपए बढ़ी है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी में इस सप्ताह गिरावट रही। पिछले शनिवार को चांदी 90,820 रुपए पर थी, जो कि अब 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह चांदी की कीमत 1844 रुपए घट गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। ईपीएफओ अगले सप्ताह से दे सकता है नई सुविधा। इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि यानी कि पीएफ की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डाउरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू हो जाने की संभावना जताई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन 18 घंटे बाद हुए रिहा। घर पर नजर उतारी गई, मां के गले लगकर अंदर गए, बोले कानून का हमेशा सम्मान। जी हां दोस्तों, पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे चंचलगुंडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे। अल्लू करीब 18 घंटे कस्टडी में रहे थे। रिहाई के बाद अल्लू गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। इसके बाद 9 बजे के करीब अल्लू हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे। घर पर उनकी नजर उतारी गई, मां के
गले लगकर वह अंदर गए। परिवार वालों से मुलाकात के बाद वे दोबारा बाहर आए और मीडिया से बात की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता दूसरा टी20 मुकाबला। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। रीजा हेंड्रिक्स ने लगाया शतक। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से धमाकेदार तरीके से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी बना ली है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहला मैच 11 रन से जीत लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में फरारी वर्ल्ड और दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म बनेगा। राजस्थान के धोरों में 3 साल में बनकर तैयार होगा एसयूवी सफारी और ग्लोबल विलेज भी। जी हाँ दोस्तों, अब दुबई का लुफ्त जैसलमेर के धोरों में उठाया जा सकेगा। यहाँ दुबई की तर्ज पर 10,000 एकड़ में 5,000 करोड़ की लागत से सुपर लग्जरी एडवेंचर रिसोर्ट बनाया जाएगा। इसमें देश का पहला फरारी वर्ल्ड वाला ग्लोबल विलेज भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म भी होगा। मार्च 2025 में इस पर काम शुरू होगा। 2027 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जैसलमेर में टूरिज्म को लेकर राजस्थान सरकार और जयपुर की प्राइवेट कंपनी के बीच इसे लेकर MOU हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुफ्ती को छुड़ाने के मामले में पहली हुई गिरफ्तारी। झांसी पुलिस ने परवेज को पकड़ा। एसपी ने मस्जिद में छानबीन की। खालिद के घर पर ताला। जी हाँ दोस्तों, झांसी के जिस मुफ्ती खालिद नदवी को NIA की टीम की गिरफ्त से भीड़ छुड़ाकर ले गई थी, उसके आरोपी परवेज को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह इस मामले की पहली अरेस्टिंग है। झांसी पुलिस के मुताबिक केस में 11 आरोपियों की पहचान हुई थी। इसमें मुक्करियाना का परवेज भी शामिल था। 20 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर हुई है। मुफ्ती के ऑनलाइन चल रहे मदरसा में करीब 3600 फॉलोवर हैं। यूट्यूब पर दारुल उलूम फारूकिया चैनल पर दीनी तालीमी के वीडियो अपलोड करता था। अब तक इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए 1.73 लाख लोग आ चुके हैं। मुफ्ती के फॉलोवर ईरान, इराक और सीरिया में भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिलाओं को 24 घंटे मोबाइल ऐप से मिलेगी मदद। क्लिक करते ही पुलिस के पास पहुंचेगी लोकेशन। मुख्यमंत्री बोले, पिछली सरकार में राजस्थान बदनाम रहा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप की मदद से महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल सकेगी। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया है। इसमें पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का भी विकल्प जोड़ा गया है। क्लिक करने के बाद ऐप से महिला की लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा CM ने रोडवेज बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए का होगा। इससे रोडवेज बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। साथ ही बसों में किसी महिला या अन्य यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पैनिक बटन से मदद मिल सकेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन की बॉलिंग हुई बैन। ECB ने लगाया प्रतिबंध। फील्ड एम्पायर ने गेंदबाजी एक्शन को अवैध कहा था। जी दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वे ECB के किसी भी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध 10 दिसंबर से लागू किया गया है। दरअसल दोस्तों, 37 साल के ऑलराउंडर शाकिब ने सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए एक मैच खेला था और गेंदबाजी की थी। इस दौरान मैदानी अंपायर ने उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाया था और रिपोर्ट भी की थी। उस रिपोर्ट पर इंग्लिश बोर्ड ने एक्शन लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म किया। वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। नेस्ले विवाद के बाद लिया एक्शन। जी दोस्तों, स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज्यादा देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के तहत भारत को MFN का दर्जा दिया था, जो कि अब वापस ले लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाला वॉल्टन परिवार सबसे ऊपर। भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट जारी की है। इनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट चलाने वाला वॉल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह बीते साल दूसरे नंबर पर था। इस परिवार की कुल नेटवर्थ 36.7 लाख करोड़ रही। यह बीते साल से 14.6 लाख करोड़ रुपए अधिक है। लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर UAE और कतर के शाही परिवार हैं। 8.45 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाला अंबानी परिवार 8वें पायदान पर है। 3.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ भारत का ही मिस्त्री परिवार 23वें नंबर पर रहा। यह परिवार शापोरजी पालोनजी ग्रुप का मालिक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास से वापसी ली थी। इमाद वसीम ने भी लिया संन्यास।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आमिर ने दूसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। आमिर ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट और दिसंबर 2020 में व्हाइट बॉल क्रिकेट से पहली बार रिटायरमेंट लिया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में वापसी की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर इमाद वसीम भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। इमाद भी इस साल 23 मार्च को संन्यास के बाद वापस लौट आए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तुर्की एयरपोर्ट पर 2 दिन से फंसे 400 पैसेंजर्स, इंडिगो पर भड़के, कहा ठहरने की जगह तक नहीं दी, ऐसे ही एयरलाइन चलाते हो। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली और मुंबई आने वाले 400 पैसेंजर्स 2 दिन से ठंड में तुर्की एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इन लोगों को बुधवार रात इंडिगो की दिल्ली 6E12 और मुंबई 6E18 फ्लाइट से जाना था, लेकिन उन्हें शुक्रवार तक नहीं बताया गया कि ये भारत कब जाएंगे। इनमें से कई पैसेंजर सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं भारत के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।